नमस्कार, स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अजमेर शहर की हर खबर देखने के लिए स्वामी न्यूज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। हर नई खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। मैं हूं नितेश कुमार बड़ाना। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। Presented by Rasoi Family Restaurant. Do the rigga digga ding dong song. नाइट कर्फ्यू के लिए नई गाइडलाइन जारी। अब 9 बजे हो जाएंगे बाजार बंद।
आयोग आपके द्वार कार्यक्रम, जिसका पोस्टर विमोचन आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के कर कमलों द्वारा किया गया था। उसके बाद पिछले 2 महीने से बाल आयोग काफ़ी सारे जिलों, चाहे वो नागौर रहा हो, चाहे कुचामन रहा हो, चाहे दौसा रहा हो, चाहे टोंक रहा हो, चाहे सवाई माधोपुर रहा हो, सब कई सारे जिलों में, गाँवों में, ढाणियों में बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पहुंचा। उसी क्रम में आज नसीराबाद और अजमेर आना हुआ। यहाँ की निजी विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में, अस्पतालों में, आंगनबाड़ी में और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे अपेक्षित बच्चे हैं जो गृहों में रह रहे हैं, उन सब बच्चों के बीच में जाके उनको उनके अधिकारों के बारे में बच्चों को बताना और ये बताना कि यदि उनको लगता है कि उनके किसी सहपाठी का, उनके पड़ोसी का बाल विवाह हो रहा हो, बाल श्रम में हो, शिक्षा नहीं वो प्राप्त कर पा रहा, तो उनको कहाँ बताना चाहिए। बच्चों को इसकी जागरूकता देने हेतु बाल आयोग लोगों तक और बच्चों तक सीधा पहुंच के संवाद कर रहा है। आज किस तरह से यहाँ पर नाटक में दिखाया गया? आज बच्चों को यहाँ पर कोमल फिल्म दिखाई गई, जिसके अंतर्गत बच्चों को ये बताया गया कि यदि उनके साथ कोई गलत नीयत से उनको छुए और उनके गुप्तांगों को अगर कोई छूने का प्रयास करे या उनके साथ दुष्कर्म के लिए कोई आगे आए, तो बच्चों को किस तरह से अपनी रक्षा करनी है, किस तरह से बताना है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चियां जो हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियां, यदि उनके साथ कोई गलत नीयत से कोई दुष्कर्म करे या कोई उनका पीछा करे, तो वो ये समझती हैं कि हम गलत हैं और वो अपने परिवारजनों के साथ, माता पिता के साथ बात नहीं कर पाती, ये सोच कर कि हमारी स्कूल छूट जाएगी। तो बच्चों में वो विश्वास पैदा करने का प्रयास आज बाल आयोग ने डॉक्यूमेंट्री के साथ किया। बच्चियाँ आज सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में जो अपराध है वो बढ़ रहा है और साथ में बालिकाओं, महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा यौन दुराचार के मामले सामने आ रहे हैं। इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसके लिए ही बाल आयोग जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसके माध्यम से बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम से हमारा यही ध्येय है कि हम सभी जगह तक पहुँचे, क्योंकि जब तक सामाजिक चेतना नहीं आएगी, तब तक जागरूकता नहीं आएगी, जब तक आम आदमी, बच्चा और सभी नहीं सोच लेंगे कि हमको अपने प्रदेश को, अपने समाज को किस तरह से इस तरह के जो दुराचार करने वाले जो हैं उनसे किस तरह से पीछा छुड़ा जाए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पे झुंझुनू में 5 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ और 26 से 27 दिन में उसको सज़ा मिली, उसी तरह कोटा में जिस तरह से मामला हुआ, बाल आयोग स्वयं वहाँ पर दोनों जगह पहुँचा, प्रसंज्ञान लिया और मुझे बेहद खुशी है माननीय न्यायालय सरकार के द्वारा इन लोगों को जल्द से जल्द सज़ा दी पाई, ताकि उदाहरण पूरे प्रदेश भर में पेश हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से बाल आयोग कार्य कर रहा है, सरकार कार्य कर रही है, इसके बहुत जल्द बहुत बेहतर परिणाम निकल कर सामने आएंगे। और नए नवाचार करने जा रहे हो क्या? वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा कल 1 अप्रैल से, तो आयोग क्या कोई और नवाचार करेगा कि इसको और ज़्यादा प्रभाव? बिल्कुल, आयोग ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिक्षा विभाग को भी चिट्ठी के माध्यम से कहा है कि बाल सप्ताह, जिस दिन बाल सभा रखी जाती है और सरकार ने नो बैग डे घोषित कर दिया है, उस दिन अधिक से अधिक इस तरह की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाए, बच्चों से बातचीत करी जाए, संवाद किया जाए, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो अपना आधा समय स्कूल में निकालते हैं, तो उसको लेकर बाल आयोग प्रयासरत है। और मुझे बड़ी खुशी है कि शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हों, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, वो पूरी तरह से सहयोग कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उन्होंने ऐसा आदेशित भी किया है। कल का क्या प्रोग्राम है? कल हमारा पुष्कर का कार्यक्रम रहेगा, चूँकि नशे की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चों में भी हम सुनते हैं, चाहे वो अजमेर हो, पुष्कर हो, वहाँ नशा किस तरह से, नशे से दुष्परिणाम निकलते हैं, उस पर डॉक्यूमेंट्री दिखाकर बच्चों के साथ सीधा संवाद रहेगा। और इसी क्रम में जागरूकता पूरे प्रदेश भर में लगातार बाल आयोग करता रहेगा। अधिकारियों की मीटिंग भी लेगा। उसके बाद 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसकी दोपहर को 3 बजे कलेक्टर सभागार में सभी विभागीय अधिकारी और कलेक्टर महोदय के साथ बैठक रहेगी, समीक्षा बैठक। जो भी 2 दिन के कार्य में हमको कोई खामियां नजर आई हैं और सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सर्किट हाउस में कोई कार्यक्रम है सुबह कल आपका कोई संवाद? नहीं, सर्किट हाउस में सुबह जो भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यदि वो कोई परिवेदनाएं लाना चाहें, कोई बच्चों के लिए सुझाव देना चाहें, तो वो बिल्कुल आमंत्रित है। अजमेर होली दड़ा पर मंगलवार को श्री श्याम प्रेम मंडल होली दड़ा द्वारा श्री श्याम फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जो कि 4:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक आयोजित किया गया। इस अवसर पर गायक कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। आयोजन कमेटी के सदस्यों ने भक्तजनों को कोविड महामारी को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्थित पंक्तिवार बैठाया और मास्क लगाकर आयोजन में बैठने का आग्रह किया। आयोजन समिति के पार्षद के त्रिपाठी, मोनू शर्मा, गौरव दादीच, विनीत कृष्ण पारिक आदि भक्तजन
सम्मिलित थे। अरे तिरछी निगाहें दिल पे तीर चलाए हैं, हो तिरछी निगाहें दिल पे तीर, ओ क्यों मुझको जलाए, ओ क्यों मुझको जलाए, मेरा चैन चुराए, कोई जाए जरा दूर कन्हैया मेरा, कन्हैया मेरा, ओ कन्हैया किस किस का दिल है उठाओ जरा दो हाथ, देखो उठाओ तो ऐसे ऐसे मत उठाओ, कष्टों में मत उठाओ, ओ क्यों मुझको जलाए, क्यों मुझको जलाए, मेरा चैन चुराए, कोई बुलाए जरा आज श्री श्याम प्रेम मंडल हुदीदड़ा के द्वारा सभी भक्तजनों द्वारा आज भजन संध्या का आयोजन किया गया। उस भजन संध्या में जयपुर के महान कलाकार आदरणीय प्रमोद त्रिपाठी जी ने शिरकत करी, आदरणीय अजहर अली जी ने भक्तों का रस फैला दिया। और आज जिस तरीके से फागोत्सव मनाया गया, जो कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सरकार के मापदंड पे हम लोगों ने ये व्यवस्था रखी कि जब भजन संध्या में कार्यकर्ता एक दूसरे से दूर बैठे और जितने ही भक्तजन हैं वो मास्क का अनिवार्य रूप से पालन करें और सरकार को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो जिससे कि कोरोना की चेन टूट सके। आप ये बताइए भजन संध्या कहाँ रखी गई और क्या समय है इसका? आज होलीदड़ा चौक पे भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या का समय 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का रखा गया, जिससे कि सरकार की गाइडलाइन की अनुशंसा कर पाएंगे और पालन कर सकें। इसमें जो श्रद्धालु है कहाँ से आए हुए? श्रद्धालु अजमेर के आसपास के ही हैं और यही मूलतः है वो अजमेर के निवासी हैं, जिससे कि क्योंकि बाहर से इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ समय के पालना है, क्योंकि उसके बाद हमारे अभी लॉकडाउन लग जाएगा 10:30-11 बजे से, तो इसीलिए यहाँ अजमेर का लोकल निवासी आया है। श्याम प्रेम मंडल हुल्लड़ा चौक में स्थित है, जो हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी बाबा श्याम का फाग महोत्सव 5वां फाग महोत्सव मनाया गया, जिसमें हमारे जयपुर से पधारे प्रमोद त्रिपाठी जी एवं खाटू श्याम जी से पधारे अजहर अली जी एवं दिल्ली से पधारे मनोरंजन रिया पार्टी एवं संगीतकार जो है जयपुर से पधारे निजामन पार्टी ने अपनी अपनी भजनों की प्रस्तुति दी। ये साहब ये हो गया था 6 बजे हुआ था। कोरोना की पूरी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया। एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के चलते शहर में बिगड़ रही यातायात व्यवस्था के बारे में आज स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जनता को रूबरू कराया गया। चल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी यातायात कर्मी यहाँ मौजूद नहीं है। और किस प्रकार से देखिए कि यातायात व्यवस्था बिगड़ चुकी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए जो कचहरी रोड के जो हालात हैं, एलिवेटेड रोड निर्माण को लेकर के प्रशासन ने ये भी अलर्ट किया था कि यहाँ पर इसको बंद कर दिया जाएगा रोड को, जब निर्माण कार्य चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये निर्माण कार्य जो एलिवेटेड रोड का चल रहा है, लेकिन यह हालात आप देखिए कि कचहरी रोड के किस तरह से जाम के हालात हैं। आप देख रहे हैं कि जो गांधी भवन से आने वाले व्यक्ति हैं किस तरह से जाम में फंस चुके हैं। और भी हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये कचहरी रोड के जाम के हालात है। देखिए पूरी तरह से एक तरह से रोड पूरा सीज हो चुका है। यातायात कर्मी यहाँ कोई नहीं है, यातायात विभाग की तरफ से कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है, कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है जो इस यातायात को खुलवा सके। आप देखिए किस तरह से जाम के हालात हैं। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो यहाँ ये जाम में फंसे हुए हैं, इस जाम में लोग फंसे हुए हैं और यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आप देखिए एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन द्वारा ये कहा गया था कि सायंकाल रात्रि जो है 4 बजे से लेकर के और सायंकाल 4 बजे तक इसे बंद रखा जाएगा। जब एलिवेटेड रोड का काम चलेगा, इसके ऊपर जो गार्डर डल रही है, ये गार्डर जब डाली जाएगी तो इस समय इस रोड को बंद करके और इसको वन वे कर दिया जाएगा। एक दूसरी साइड से इस रास्ते को ओपन किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि रोड को बंद भी नहीं किया गया,
ऐसी स्थिति में जब देखते हैं कि ऐसी स्थिति में किस प्रकार से जाम के हालात बन चुके हैं, आप देख रहे हैं ये देखिए यहाँ पर देखिए कितनी व्यवस्था बिगड़ चुकी है। और आप देख रहे हैं कहीं भी कोई भी इस जाम को खुलवाने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं है, यातायात विभाग की तरफ से भी कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है, कोई पुलिसकर्मी यातायात कर्मी यहाँ मौजूद नहीं है ताकि जाम को खुलवा सके। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जाम के हालात। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम स्मार्ट पार्षद में आज स्टूडियो में वार्ड नंबर 62 से पार्षद नरेंद्र तुनवाल ने पत्रकार राजीव लोचन के सवालों के जवाब दिए, साथ ही विकास योजना के बारे में चर्चा की। पार्षद नरेंद्र तुनवाल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से साइकिल चलाने के प्रति जागरूकता फैलाने की बात कही। दोनों ही दलों को लेकर के मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। देखिए 80 वार्ड जो है इसमें 80 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, तो 48 सीटें तो भाजपा जीत करके लेकर आई है। और कांग्रेस की जो रणनीति बनी थी कि जो परिसीमन बनाया गया था, देखिए एक सोचा समझा एक टारगेट बनाया गया था कि हम वोट बना लेंगे, लेकिन वहां पर कांग्रेस जो है वो 18 सीटों पर सिमट करके रह गई और इधर ही 48 सीटों पर आ गई। ऐसी क्या रणनीति रही दोनों ही दलों को लेकर के, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या वहां पर कमियां खामियां रही और यहाँ क्या रणनीति रही जिसकी वजह से ये जो एक फैसला नया देखने को मिला इस बार। राजेश जी, बड़े भाई साहब आपको नमस्कार। देखिए टिकट मैंने एक ही बात बोली थी, एक मेरी फोटो भी थी फेसबुक पर एक अम्मा जी के साथ आशीर्वाद लेते हुए, और इमीडिएट मेरे एक युवा साथी ने फोटो क्लिक कर दी थी, मैंने फेसबुक पर डाली तो कई आशीर्वाद आया, तो मैंने उस पर एक ही लाइन लिखी थी कि मेरा टिकट ही जरूर कटा है मगर आशीर्वाद नहीं कटा है जी। तो मेरे पे तो इतना आशीर्वाद है गौ माता का, जितने भी बुजुर्ग हैं उनका, दूसरी बात माता पिता का, और मैं सभी से मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि मेरा जुड़ाव ज्यादा से ज्यादा रखूं। और सब की बात पर अब आता हूँ, और अजमेर शहर के अंदर, अजमेर छोटा सा शहर है जी बिल्कुल, अगर हमेशा जो चुनाव राजनीति की जाएगी जातिगत आधार पर अगर राजनीति की जाएगी तो वो गलत है जी बिल्कुल। अगर सेवाओं के आधार पर राजनीति की जाती है, राजनीति है क्या? राजनीति एक वो सब्जेक्ट है जो स्कूल में पढ़ा जाता था जी, ठीक है। राजनीति वो चीज है जो जनता के बीच में आपको लाना है। राजनीति में आपको जनता भेज देती है, चाहे पद का छोटा हो। आज तक मैं आपको बताऊं मेरी बहुत कोशिश रही कि मैं इतना सेवा करता रहा। कई इलेक्शन रहे कांग्रेस के, लोकसभा विधानसभा, कई इलेक्शंस में मैंने काम किया और उस इलेक्शन में काम करने का मेरा यही धैर्य था, कभी भी एमएलए उम्मीदवार हो या एमपी उम्मीदवार हो या कहीं के भी उम्मीदवार हो, हम उनसे एक ही निवेदन करते थे कि सर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे, हमें किसी तरह का कोई पद नहीं चाहिए, मैं आपके लिए निस्वार्थ सेवा करूंगा। क्या आप मुझे विश्वास दिलाते हैं कि आप जीत कर आएंगे तो हम लोगों को जनता के जो काम मैं आपके समक्ष लेके आऊंगा उन कामों पर समय आप कर दोगे? हाँ, उस समय हम आपके पास आते हैं कि हम वो इज्जत मिलेगी जो हर कार्यकर्ता को मिलती है। हम खास आदमियों में नहीं बनना चाहते हैं आपके, हम लोग आपसे वही जुड़ाव रखना चाहते हैं जो जनता के साथ में रखते हैं। तो उन्हीं उम्मीदों पे रहा अजमेर में, मगर अजमेर का दुर्भाग्य यह है कि अजमेर के अंदर ऐसा रहता है कि मानता हूं मैं हर जगह टीम वर्क होता है, टीम होनी भी चाहिए। टीम वर्क से हर काम को अपन सजो कर बांट कर बराबरी से कर सकते हैं, समय पर कर सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता में कर सकते हैं और बहुत बढ़िया कर सकते हैं। मगर जब उस टीम का दुरुपयोग किया जाता है तो उस टीम में से ही आवाज उठती है, और टीम में से ऐसी आवाज उठती है जो आवाज में बनकर आया। और क्षेत्रों में 80 वार्डों में भी कई और प्रत्याशी आवाज बनकर आए, वो जनता की आवाज थी ना कि पार्टी थी। सबसे बड़ा राजनीतिक जो फैसला करने वाली है जनता जनार्दन है। दूसरी बात, आप कांग्रेस पार्टी बना लीजिए या बीजेपी पार्टी बना लीजिए, अजमेर शहर में और कोई नई पार्टी बना ले, या बेनीवाल जी की जो पार्टी है वो पार्टी है, उसमें भी उम्मीदवार अजमेर में उतरे थे, तो इस तरह से चुनाव नहीं होता, सिंबल के आधार पर चुनाव नहीं होता। ये जो छोटा चुनाव है निकाय चुनावों के अंदर, नगर निगम के अंदर, ये चेहरे के ब्याह पर, सेवाओं के ब्याह पर चुनाव लड़ा जाता है। मैं देखिए, मेरे लिए वोट मांगने के लिए मेरी जनता गई थी घर घर, ना कोई बड़ा नेता आया था, ना कोई ऐसा सेलिब्रिटी आया था, ना मैंने किसी से निमंत्रण दिया था, ना किसी से निवेदन किया था कि साहब आप आए जी, ठीक है। मेरे पास फोन बहुत सारे थे, और कई बार जब नामांकन वापस लेने की तारीख थी, कई बार मेरे पास फोन आए कि एक काम कीजिए नरेंद्र जी, आप अच्छी पोजीशन पे हैं, आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, आपको यूआईडी ट्रस्टी बना दिया जाएगा, आपको मनोनीत पार्षद बना दिया जाएगा। तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि नॉमिनेट बनने में, मतलब आप राज्य सरकार आपको नॉमिनेट करके भेजे और एक आपकी जो सरकार है अजमेर की वो आपको जिता के भेजे, तो किस में ज्यादा मजा है? आपकी जो जनता ने आपको चुनाव जिताया उसमें ज्यादा मजा है
तो उसको चुनाव मैं बोलता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में, कांग्रेस में भी ऐसा रहा है कि जो टिकट्स हैं वो सही वितरित नहीं किए गए, खेमे देखे गए, कौन किसके खेमे का है। दूसरी बात ये देखा गया कि कौन आदमी मजबूत है, कौन पावरफुल है, कोई राजनीतिक परिवार में से है और कौन अपना ज्यादा रसोपात रखता है, कौन पावरफुल है, कौन सीएम या मंत्री लेवल तक आप पहुंच रखते हैं। तो मैं देखिए भैया कि मेरी तो यही कहना था, मेरा तो जनता से जुड़ाव था और जनता ही मेरे लिए मिनिस्टर थी और जनता ने ही वो आशीर्वाद दे दिया ना। और बीजेपी में भी ऐसा रहा, अजमेर शहर में बीजेपी ने भी कुछ टिकट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए कि जगह जगह पर कई कार्यकर्ता नाराज हुए, मगर संगठन को टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत परेशानी आती है। बिल्कुल। मगर यहाँ पर मैंने सभी से निवेदन किया, जिस तरह से एक आवेदन फॉर्म भरते हैं कॉलेज का कि साहब मेरे को एडमिशन चाहिए, उस एडमिशन की तरह मैंने जैसे और प्रत्याशियों ने किया, मैंने भी नामांकन मेरा दिया कि सर मेरा ये बायोडाटा है, ये मेरा कार्य क्षेत्र है, कर्मभूमि है मेरी, मैंने यहाँ ये काम किए हैं, आप देखिए कि अगर मैं योग्य हूँ तो मुझे चुनाव में आप परमिशन दीजिए, मैं पार्टी से पैनल पे चुनाव लड़ूंगा। ऐसा नहीं हुआ तो टिकट नहीं मिल पाया। बट विशेष तौर पर मैं मानता हूं कि इस चुनाव को अब जनता अजमेर की समझ चुकी है और पूरे राजस्थान में ही मान लीजिए आप कि अब अगर टिकट कटता है ना तो कांग्रेस और पार्टी के तो सिर्फ दो उम्मीदवार, एक उम्मीदवार होते हैं एक वार्ड में, पर निर्दलीय उम्मीदवार 4-4, 5-5 रहते हैं, स्वतंत्र है। भारत के अंदर अब सब लोग, हम सबको समानता का अधिकार है, तो उस अधिकार के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और चुनाव मैंने भी लड़ा और जो मेरे पास ऑफर्स थी मतलब नॉमिनेट होने की, वो मैंने नहीं आजमाई, ना मैंने कहा कि मुझे नॉमिनेट होना है। नॉमिनेट होकर वो मजा नहीं था दोस्तों और साथियों और वार्डवासियों और अजमेर वासियों, कि वो मजा नहीं था जो जीत कर इस जीत से आया है। तो ये मेरे को हमेशा याद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।